हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैरियर गाइड में आपका स्वागत है। कल मैंने चैप्टर 1 फसलों के वर्गीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था और आज मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मैं जो क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बोर्ड में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैं सारा का सारा क्वेश्चन यहीं पे करा रहा हूँ। कोई वीवीआई कोई अभी सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आप बिना किसी स्ट्रेस के ध्यान से पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 फसलों के वर्गीकरण के सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फसल किसे कहते हैं? आप जो किताब में पढ़े थे, मैंने आपको पढ़ाया था पूरा थ्योरी, उससे बहुत अलग है। जो आपको ये याद हो जाए, अच्छे से याद हो जाए, वो क्वेश्चन मैं यहाँ लाया हूँ। ये आपको अच्छे से याद हो जाए, आपको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं हो। बुक से बहुत अलग क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आंसर लिख के लाया हूँ। बुक से बहुत डिफरेंट है, सारे आंसर बुक से डिफरेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, आप यही भी याद कर सकते हैं। मैं समझा रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिए, तो आपका सारा कुछ हो जाएगा और समझते चलिएगा। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। फसल किसे कहते हैं? उत्तर है आर्थिक महत्व वाले पौधे का ऐसा समूह जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगाया गया हो, उसे फसल कहा जाता है। मतलब समझते हैं? आर्थिक महत्व वाले पौधों का ऐसा समूह जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगाया गया हो, उसे फसल कहते हैं। याद कीजिए, आर्थिक महत्व वाले पौधे का ऐसा समूह, एक बार में ये याद कीजिए, तब उसके बाद किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगाया गया हो और हो गया याद, उसे फसल कहते हैं। और 2 नंबर का क्वेश्चन अब इतना लिखिएगा तो नंबर नहीं देगा, थोड़ा और लिख दीजिए और ये आपको याद होगा। फसल मनुष्य को भोजन, कपड़ा, ईंधन, औषधि, लकड़ी, मसाला इत्यादि प्रदान करती है। तो फसल ये सब मनुष्य को प्रदान करती है। तो ये कोई याद करने वाला नहीं, ये आप जानते हैं, भोजन, कपड़ा, ईंधन, औषधि, लकड़ी, मसाला इत्यादि प्रदान करती है। तो आप इसको लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये याद हो गया हो, और नहीं भी याद हुआ हो तो टेलीग्राम पर मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से आराम से याद कर सकते हैं। तो आइए, अब फुल अटेंशन के साथ यहीं पे देखिए, कहीं इधर उधर नहीं देखिए, डाइवर्ट मत होइए, फोकस कीजिए यहीं पे क्लास। क्वेश्चन नंबर 2, खरीफ फसल किसे कहते हैं? इसका उत्तर खरीफ फसल। ये तो आप लोग जानते ही भी है, याद भी होगा, फिर भी समझ लीजिए। खरीफ फसलें वो फसलें होती है जिन्हें वर्षा ऋतु की शुरुआत में बोया जाता है और शरद ऋतु में काटा काटा जाता है। इन फसलों की वृद्धि के लिए अधिक तापमान और पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है। ये फसल जो होती है पूरी तरह मानसून पर निर्भर करती है। तो उदाहरण में धान, मक्का, कपास, बाजरा आदि। देखिए याद कीजिए, खरीफ फसलें वो फसलें हैं, ये तो क्वेश्चन को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ से याद कीजिए, वो फसलें जो वर्षा ऋतु के शुरुआत में बोया जाता है। कब बोया जाता है? वर्षा ऋतु के शुरुआत में। और शरद ऋतु यानी ठंडी के मौसम में काट लिया जाता है। तो याद कीजिए, वर्षा ऋतु में बोया जाता है और शरद ऋतु में काटा जाता है। याद हो गया? इसके बाद इन फसलों की वृद्धि के लिए अधिक तापमान और पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या आवश्यकता होती है? अधिक तापमान और पर्याप्त वर्षा। इसी तरह याद कीजिएगा, आपको जल्दी याद हो जाएगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन फसलों की वृद्धि के लिए अधिक तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है और यह मानसून पर निर्भर करती है। उदाहरण उदाहरण भी अच्छे से याद कीजिएगा। देखिए इसमें उदाहरण पे ज़्यादा नंबर देगा। अब एग्जाम्पल नहीं लिखेगा तो नंबर काट लेगा, एक नंबर एग्जाम्पल का काट लेगा अगर नहीं लिखेगा। एग्जाम्पल पर ही नंबर देगा। अगर आपका आंसर बहुत छोटा भी है, अगर एग्जाम्पल लिख दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो एग्जाम्पल लिखना मत भूलिएगा, सारे का एग्जाम्पल ही मेन होता है। तो एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लीजिएगा। तीसरा हो गया, रबी फसल किसे कहते हैं? रबी फसलें वो फसलें होती है जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है और वसंत ऋतु में काटा जाता है। इन फसलों की वृद्धि के लिए ठंडा मौसम और कम वर्षा उपयुक्त होती है। इसके उदाहरण में गेहूं, चना, सरसों आदि। तो जानिए रबी फसल। रबी वो फसलें होती है, तो यहाँ से याद कीजिए, जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है। जब ठंडी की ऋतु आती है तब इसे बोया जाता है, और वसंत ऋतु, और जब वसंत ऋतु में इसे काट लिया जाता है। स्प्रिंग सीजन में जैसे वसंत ऋतु आता है तो उसको काट लिया जाता है। और इस फसल की वृद्धि के लिए ठंडा मौसम चाहिए और अधिक वर्षा न होने वाला मौसम चाहिए।
जिससे ज़्यादा वर्षा ना हो, वैसा मौसम इसको चाहिए। ठंडा और ज़्यादा वर्षा ना होने वाला मौसम। तो याद हो जाएगा आपको। और देखिए, शीत ऋतु में बोया जाता है और वसंत ऋतु में काटा जाता है, ये याद कर लीजिए। उसके बाद ठंडा मौसम और कम वर्षा की आवश्यकता होती है इसको वृद्धि के लिए। तो याद हो गया होगा, आशा कर रहा हूँ। गेहूँ इसका एग्जाम्पल हो गया, गेहूँ, चना, सरसों आदि। तो याद हो गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, गर्मा फसल, इसको जायद फसल भी कहते हैं। लिख लीजिए आप, अगर नहीं याद रहेगा तो। गर्मा फसल या जायद फसल इसी को कहते हैं। उत्तर में देखिए, गर्मा फसलें वो फसलें होती है जिन्हें रबी और खरीफ के बीच गर्मी के मौसम में बोया जाता है। ये फसल जो होती है वो रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में, मतलब दो, जब रबी फसल बोया जाता है उसके बाद काट लिया जाता है, उसके बाद जब खरीफ फसल बोने वाला होता है उससे पहले दोनों के बीच में इसको बोया जाता है। गर्मी जब मार्च अप्रैल होती है तब इसकी बुआई होती है। और जब वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले जून में काट लिया जाता है। और इसकी कटाई कब हो जाती है? वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले ही, जून में, यानी जून में काट लिया जाता है। इनकी खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। इनकी खेती के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये ज़्यादातर बालू वाले इलाके में, बालू वाले क्षेत्र में होता है। तो ये मैंने आपको बताया ही था। अगर आप क्लास देखोगे तो अच्छे से समझ आ रहा होगा, वरना अगर ये भी क्लास देखोगे, अगर आपका एग्जाम नज़दीक है तो आप ये क्लास अब ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का थ्योरी नहीं पढ़िएगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टॉपिक है ज़्यादा एडवांस टॉपिक नहीं है ये, बहुत ईजी टॉपिक है। और क्वेश्चन आंसर भी बहुत ईजी, आपको क्लास में याद हो जाएगा। इनकी खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, वो जानते ही हैं। और उदाहरण के लिए आता है तरबूज, खीरा, खरबूज, सब कुछ सब्जियां होती है। कुछ स्थानों पर धान भी होता है, सभी स्थानों वाले धान नहीं, कुछ स्थानों वाले धान इसमें आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये भी याद हो गया होगा आपको। और आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन, एक वर्षीय फसल। ये तो नाम से ही स्पष्ट है, जो फसल एक वर्ष या उससे पहले या एक वर्ष या उससे कम समय में हो जाए, जैसे एक वर्ष या एक ही मौसम में। जैसे धान हो गया, इसमें एक मौसम लगती है, एक वर्ष नहीं लगता, एक मौसम में लगता, तो भी एक वर्षीय फसल में ही आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब एक साल में होगा वो नहीं। जो एक वर्ष या एक वर्ष एक मौसम में भी होगा वही इसी में आएगा, एक वर्षीय फसल में आएगा। जैसे धान, गेहूं, सारा कुछ एक वर्ष में, एक वर्ष से पहले या एक मौसम में हो जाता है तो इसी में आएगा। तो इसका डिफिनेशन अच्छा से देखिए। एक वर्षीय फसल वह फसल होती है जिसे एक ही वर्ष या एक ही मौसम में बोया या उगाया और काट लिया जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें से भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। एक वर्षीय फसल कौन हो गया, उसको डिफिनीशन में भी पूछ लेगा। जो एक वर्ष में या एक कम वर्ष में धान हो गया, धान है कि नहीं, मक्का है या नहीं, गेहूं है या नहीं, एक वर्षीय फसल। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप इसको ध्यान में रखिए। आगे, द्विवर्षीय फसल। द्विवर्षीय फसल किसे कहते हैं? आइए आंसर को अच्छे से समझ रहे हैं। द्विवर्षीय फसल वह फसल होती है जिनका जीवन चक्र पूरा होने में 2 वर्ष लगते हैं। मतलब ये नाम से भी स्पष्ट है, द्विवर्षीय फसल वह फसल होती है जिनका जीवन चक्र पूरा होने में 2 वर्ष लग जाते हैं। और पहले वर्ष में ये पौधा बढ़ता है और दूसरे वर्ष में फूल फल बनाकर अपना जीवन चक्र पूरा करता है। ये जो पौधा होता है वो पहले वर्ष में खुद की वृद्धि करता है, और दूसरे वर्ष में यह फल या फूल या जो भी चीज का पेड़ होगा वो अपना फल फूल बनाकर तैयार रहेगा। तो इसका देखिए, जैसे जैसे गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, प्याज हो गया, ये 2 वर्षीय फसल है। तो आइए आगे देखते हैं, बहुवर्षीय फसल। बहुवर्षीय फसल का मतलब आप जान रहे हैं, जो 2 साल या उससे अधिक में कंप्लीट होता है, तक जीवित रहती है या कंप्लीट होती है, अपना जीवन चक्र जीवित रहती है 2 साल, बहुत ज्यादा तक भी। जैसे इसमें 100 वर्ष, 50 वर्ष, 200 वर्ष वाले भी पेड़ पौधे भी इसमें ही आएंगे। तो आप जान ही रही है, जो भी पेड़ पौधे होंगे सब इसमें आएंगे, बहुवर्षीय फसल में ही आएंगे। तो बहुवर्षीय फसल वह फसल होती है जो 2 वर्ष से अधिक समय तक जीवित रहती है और कई वर्षों तक उत्पादन देती है। जैसे आम का पेड़ हो गया, वो सब, लीची का पेड़, ये सब 2 वर्ष से तो बहुत ज्यादा दिन तक जीवित रहती है और उत्पादन भी देती है, फल फूल हमें देती रहती है। और
देखिए डिफिनेशन में भी यही लिखा है, इसका जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा नहीं होता। एक वर्ष बहुत वर्ष में लगता है, सब वर्ष फल फूल आदि हमें प्रदान करते रहते हैं। उदाहरण के लिए हो गया, जैसे गन्ना हो गया, यह एक वर्ष में पूरा कंप्लीट होती है, कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, तो ये गन्ना इसलिए रखा गया है क्योंकि गन्ना एक वर्ष में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आप उसको छोड़ दीजिएगा तो वो भी अपने आप जमता रहेगा, फिर आप काटते रहिएगा, तो इसलिए इसमें रखा गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है, आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं। आपको मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन कमेंट उसमें ऑप्शन आएगा, तो आप उसमें कर सकते हैं। जो भी डाउट होगा मैं सबके डाउट का रिप्लाई दूंगा। तो आइए आगे देखते हैं। और इसके उदाहरण गन्ना है, आम हो गया, नेपियर घास हो गया। आप जो देखिए पढ़ रहे हैं, अगर ये इसमें थोड़ा छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मगर आपको उदाहरण पूरा अच्छा से याद होना चाहिए। उदाहरण में, जैसे उदाहरण में एग्जाम्पल में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसी यही आपको नंबर बढ़ाएगा। यही सब नंबर बढ़ने का रीज़न है, इसी में आपको नंबर मिलेगा। अगर आप को नहीं आता, अगर ये भी लिख दीजिएगा तो आपको चांसेस है ज़्यादा नंबर मिलने का। सिर्फ़ आप एग्ज़ाम्पल लिख दीजिएगा तो आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। और इसका फ़ायदा ये भी है कि एग्ज़ाम्पल रहेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव ये बन जाएगा इससे, और सब्जेक्टिव में भी बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। 8 में रेशे वाली फसलें किसे कहते हैं? रेशे वाली फसलें वो फसलें होती है जिनसे रेशा या फाइबर प्राप्त किया जाता है, और जिनका उपयोग कपड़ा, रस्सी आदि बनाने के लिए किया जाता है। ये सब याद करने की आवश्यकता होती है आपको। ये सब ऐसे ही पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। इसको कोई रटने की आवश्यकता नहीं, मात्र 1-2 बार देख लीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए इसका एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। अभी कपास हो गया, जूट हो गया, पटसन हो गया। हो गई ना याद? चल आगे बढ़ते हैं। कोनहा, रेशे वाली फसलें। तो रेशा और फाइबर प्राप्त किया जाता है इससे, और कपड़ा उद्योग, रस्सी उद्योग आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। तो चलिए कोई ज़्यादा ये एडवांस वाली टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है। तो आगे बढ़ते हैं। सरकरा फसलें। सरकरा जब आएगा तो अब इसका मतलब ही समझ जाइए। सबसे पहले सरका मतलब मीठा चीज़ होता है, चीनी चीनी समझ जाइए आप, इससे सबसे आसान बात है। और उससे आप इसका पूरा याद हो जाएगा। सरका की फसलें वो फसलें होती है जिससे चीनी और गुड़ प्राप्त होती है। तो आप चीनी समझ लीजिएगा या ऊख समझ लीजिएगा शर्करा का मतलब, तो आप इसको अच्छे से याद कर पाइएगा। कोई रटने की आवश्यकता नहीं, आपको अपने आप याद रहेगा ये। तो क्या है, डिफिनेशन पढ़ते हैं। शर्करा की फसलें वो फसलें कहलाती है जिनसे चीनी गुड़ प्राप्त की जाती है। इन फसलों के तने में शर्करा संग्रहित रहती है। देखिए इसमें आंसर को बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया, लेकिन इससे मेन चीज़ ये है, चीनी और गुड़ प्राप्त किया जाता है। इससे क्या होता है, चीनी और गुड़ प्राप्त, गुड़ मतलब मीठा, मीठा होता है, जानते ही होंगे। गुड़ नहीं जानते तो मीठा समझ जाइए। तो चीनी और गुड़ प्राप्त होती है। और ये लिखा हुआ है, इनके तनों में शर्करा संग्रहित रहती है। जो शुगर होती है, जो इनके तना जो होती है उसमें ही रहती है। तो यही लिखा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, तो ये सब तो आप जानते ही। आइए देखिए उत्तेजक फसलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। ये कितनों बार एग्जाम में, और ऑब्जेक्टिव हर साल, लगभग हर साल नहीं, लगभग बहुत बार आया है इसका ऑब्जेक्टिव। तो देखिए इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तेजक फसल किसे कहते हैं? उत्तेजक फसलें वो फसलें कहलाती हैं जिनका सेवन करने से शरीर में ताजगी या उत्तेजना महसूस होती है। उदाहरण के लिए चाय हो गया, कॉफी हो गया, तंबाकू हो गया, ये सारे चीज उत्तेजक फसल है। तो देखिए ये बुक से बहुत हटके है। इसमें मैं बहुत टाइम लगा मुझको ये तैयार करने में, बहुत मेहनत लगा, लगभग 2-2.5 घंटा पीडीएफ बनाने में लगा है। और जो कॉन्सेप्ट छांटने में ये सब बहुत टाइम लगा है, बहुत देर से कर रहा हूँ, और वीडियो भी बना रहा हूँ। अभी रात को 1:30-2 बज गए, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसा मत समझिए कि ऐसे ही वीडियो बन गया है, ऐसे ही कुछ कुछ लिख के भेज दिए हैं। जो आपको लिए अच्छा होगा, जो स्टूडेंट को समझ में आएगा, मैं वैसा वैसा वीडियो लाया हूँ, वैसा आपके साथ कॉन्सेप्ट लाया हूँ। तो आप कंटेंट एकदम बवाल मिलेगा आपको। कोई भी कंटेंट की आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कंटेंट बवाल मिलेगा, तो आप बस उसको याद कीजिए, और इधर उधर के चक्कर में नहीं रह के, एक तो यहाँ पे क्लास कर रहे हैं तो क्लास कीजिए, और चलिए आगे देखते हैं। और इधर उधर ध्यान नहीं दीजिए, नहीं तो इधर उधर भटकते रहिएगा, आपको कंप्लीट भी नहीं होगा। और मैं तो कर रहा हूँ जिसको ज़्यादा नहीं
नहीं रटने की आवश्यकता, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, मैं क्लास में जो करा रहा हूँ आप अच्छे से कीजिए। बस अच्छे से कीजिए और पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप उससे रिवीजन कर सकते हैं। कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। अगला आपका ये सब्जेक्ट ऑप्शनल है, मतलब कि एक्स्ट्रा में है, तो आप इसे ज़्यादा रटिए मत। मात्र आधा घंटा क्लास कीजिए, आधा घंटे से कम का ये आधा घंटा क्लास आता है, तो अब उससे ज़्यादा कोई टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन क्वेश्चन आंसर कराऊंगा उस दिन आप इसको पीडीएफ के लिए भी थोड़ा टाइम दे दीजिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, आधा घंटा या 15 मिनट तो पढ़ लीजिएगा, आपके लिए पूरा बहुत अच्छा हो जाएगा। एक्स्ट्रा अब इसमें 95 90 जैसे 70 नंबर का एग्जाम होता है, तो आप आराम से ला सकते हैं, 30 नंबर प्रैक्टिकल का होगा। देखिए ये अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, झूम खेती किसे कहते हैं, झूम खेती किसे कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं अच्छा से। झूम खेती उत्तर, झूम खेती वह खेती है जिसमें जंगल या झाड़ियों को काटकर या जलाकर जमीन साफ की जाती है, फिर कुछ वर्षों तक उस जमीन पर खेती की जाती है और बाद में उर्वरकता समाप्त होने पर उसे छोड़कर दूसरी जगह खेती की जाती है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, और ये बुक में भी नहीं था, एक बार इसको बोर्ड एग्जाम में सवाल आ गया था, तो इसलिए इसी में क्या है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे लाया हूँ। तो इसको समझिए अच्छा से। झूम खेती, झूम खेती वह खेती होती है जिसमें जंगल या झाड़ियों काट कर, जहाँ पे जंगल होती है या झाड़ी होती है उसको काट कर या जला दिया जाता है और जमीन को साफ कर लिया जाता है, और जिससे उसमें जब काट कर जला लिया जाता है तो उसमें राख और मिट्टी मिलेगी, तो उसमें उर्वरकता बढ़ जाएगी। फिर कुछ वर्षों तक उसमें ज़मीन पर खेती की जाती है और जब उसमें उर्वरकता समाप्त हो जाएगी तो उसे छोड़कर दूसरी जगह पर खेती होने लगती है। इसे एक और नाम भी जान सकते हैं, अस- स्थानांतरित खेती, स्थानांतरित खेती या शिफ्टिंग खेती। तो स्थानांतरित खेती से भी इसका इसका सवाल आ जाएगा, जो स्थानांतरित खेती क्या है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। झूम खेती या स्थानांतरित खेती दोनों आपसे पूछ सकता है कोई भी, तो ये जरूरी नहीं कि झूम खेती पूछेगा। स्थानांतरित देखिए बुला भी नहीं रहा है, चलिए आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझने को प्रयास कीजिए, इस पे ध्यान ज्यादा मत दीजिए। ये उदाहरण भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अधिक होती है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ना, नॉर्थ ईस्ट, जैसे सेवन सिस्टर इधर ये सब ज्यादा होती है। चलिए अब उसके बारे में, सेवन सिस्टर कौन है इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं, ये इंडिया के 7 राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट में है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो चिकन नेक से उधर है, एक और है जो ब्रदरहुड कहलाती है। तो आइए, आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है नकदी फसल। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, लिख लीजिए, ये भी वीवीआई है। ये लगभग 5-6 बार क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में। इस वर्ग की फसलों को इसलिए उगाया जाता है कि इसे बेचकर किसान अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तुरंत धन कमा सके। जैसे आलू हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, मिर्च हो गया। जैसे समझ जाइए, ये तो आप ऐसे ही समझ जाइएगा। इस वर्ग की फसलें को इसलिए उगाया जाता है कि इसे बेचकर किसान अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तुरंत धन कमा सके। मतलब कि कोई किसान की कोई अन्य चीज की आवश्यकता होगी, दवाई, खाद और बहुत सारे कुछ किसानों की आवश्यकता होती है, हर जोताने की और सब, तो इसे बेचकर किसान धन कमा सकता है, तुरंत धन कमा सकता है। जैसे आलू हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, मिर्च हो गया, इत्यादि हो गया। ये सारे सारे नकदी फसल के एग्जाम्पल है। जैसे पूछ लेगा मिर्च कौन सी फसल की एग्जाम्पल है, और उसमें ऑप्शन दे देगा नकदी फसल, तो आपको ये टिक मारना होगा। तो नकदी फसल अगर आप अच्छा से एक बार भी रिवाइज किए होंगे तो आप आराम से इसको टिक मार सकते हैं और आपको नंबर मिल जाएगा आराम से। चलिए आगे देखते हैं। आवरण फसल किसे कहते हैं। आप वैसे भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आवरण फसल वह फसल है जिसे भूमि को ढक कर रखने, मिट्टी के कटाव को रोकने तथा नमी और उर्वरकता बनाए रखने के लिए उगाया जाता है। ये ठेठ भाषा में समझिए, यह भूमि को ढक के रखता है और मिट्टी जो कटाई होता है, जब बह जाता है, गेहूं बरसता है, चाहे दाहर हो रहता है, तो ये रोकने के लिए, और ये रोप देता है ना, तो नमी बढ़ जाए छे, खेत में से उर्वरा बढ़ जाए छे, ओइमे के जहाँ खेती कैला के बाद ओइमे गाड़ देलक, ओइमे से जोता देता है। तो वे समझिए। तो सबको तो समझ में आ ही रहा भाषा, सब तो बिहार के होंगे ज्यादातर लोग।
तो आइए आगे समझते हैं। उर्वरकता बनाए रखने के लिए उगाया जाता है। इसे मुख्यतः इसे उत्पादन के लिए नहीं, बल्कि जैसे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे कुछ सी होती है, जैसे मूंग होती है, जैसे मूंग तोड़ ली जाती है और उसको अंदर दबा दिया जाता है, जुता दिया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा बाली को फायदा होती है। जैसे सन हो गया, ढैंचा हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो समझ लीजिए इसको अच्छे से। आवरण फसल किसे कहते हैं? आवरण फसल वह फसल है जिसे भूमि को ढक कर रखने, मिट्टी के कटाव को रोकने तथा नमी और उर्वरकता बनाए रखने के लिए उगाया जाता है। इसे मुख्य उत्पादन के लिए नहीं, बल्कि मिट्टी की मिट्टी की लाभ के लिए लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सन, ढैंचा, मूंग आदि। ये देखिए, सुरक्षा रोधी या सीमा रोधी फसलें किसे कहते हैं? सुरक्षा रोधी या सीमा रोधी फसलें। सुरक्षा या सीमा रोधी फसलें वो फसलें होती है जिन्हें चारों खेत की सीमा या चारों ओर, जैसे बाली के चारों ओर सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। जैसे खेत में अंदर आप कुछ रोपे हुए या कुछ क्षेत्र में ही रोपे हुए हैं खेत के अंदर, और उसके चारों बगल सुरक्षा के लिए जो फसल का उपयोग किया जाता है उसे सुरक्षा है या सीमा रोधी फसल कहते हैं। जिससे क्या क्या चीज़ से सुरक्षा होगी, आइए जानते हैं। ताकि जानवरों, तेज हवा या बाहरी नुकसान से मुख्य फसल की रक्षा हो सके। फिर से पढ़ लीजिए। सुरक्षा या सीमा रोधी फसलें वो फसलें होती है जिन्हें खेत की सीमा या चारों ओर सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, ताकि जानवरों, तेज हवा या बाहरी नुकसान से मुख्य फसल की रक्षा हो सके। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। बबूल हो गया, कैक्टस हो गया, रंजक हो गया, कुसुम हो गया, आदि हो गया। तो आप समझ आइए इसको अच्छे से। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। जैसे कैक्टस का पेड़ कौन सा फसल है, किसके लिए उपयोग किया जाता है? जैसे फसल की सुरक्षा के लिए, या सिर्फ पूछेगा कौन सी फसल है, तो सुरक्षा रोधी या सीमा रोधी। तो आप इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ ऐसे ही करा देंगे, मतलब सेम टू सेम आ जाएगा, वैसा भी नहीं है। आपको अगर सेम वैसा भी आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप ज़्यादा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो आपको कुछ तो अपने से करना ही होगा। वैसे भी आप 60, 70, 80 नंबर लाना चाहते हैं या 90, तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, जलोदविद फसल है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसको सुधार सकते हैं। जलोदविद फसल, जलोद नहीं जलोदविद है। किसे कहते हैं? जलोदविद फसलें वो फसलें होती है जो पानी में या बहुत जल वाले स्थानों में उगती है। इसे बढ़ाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। जलोदविद नाम से देखिए, नाम से रिलेट कर कीजिए इसको। जलोदविद यानी जल, जलोदविद मतलब जल, जल वाली फसलें। जलोदविल फसलें वो फसलें होती हैं जो पानी में या बहुत अधिक जल वाले स्थानों में उगती है। जो पानी में ही उगेगी या जहाँ पे बहुत जल इधर उधर होती रहती है वहाँ पे उगेगी। इन्हें बढ़ने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होगी। जैसे धान हो गया, जैसे धान दार हो गया, कुछ भी हो जाएगा उसमें ये उग जाती है। जैसे सिंघाड़ा हो गया, कमल का फूल हो गया, ये तो पानी इसके अधिक आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ये इतना ही 15 क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और ये छोटा चैप्टर भी है। तो इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिए, और ज़्यादा कोई टेंशन लेने के, आराम से इसको एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिए। और एक दो मैं बताने वाला हूँ, और 5 मार्क का क्वेश्चन इसमें एक ही है। एक ही में से कोई पूछ सकता है आपको। इसको मैं डिटेल नहीं करवाया क्योंकि इसका ऑप्शन में सारे ऊपर करवा दिया हूँ। फसल क्या है, दो मुख्य वर्गीकरण पर चर्चा करें। मतलब फसल क्या है, इसके दो मुख्य वर्गीकरण। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, फसलों का वर्गीकरण कितने प्रकार के, ऋतुओं के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, बहुत सारे आधार पर किया गया है, उपयोग के आधार पर। तो आप पहले क्लास भी देख सकते हैं, या इसमें मैं यहाँ पे लिख जाऊँ एक। जैसे आर्थिक महत्व वाले पौधों का ऐसा समूह जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगाया गया हो, उसे फसल कहा जाता है। देखिए इसमें टाइपिंग मिस्टेक बहुत है, इसे भौगोलिक है और इसे उगाया गया है। इससे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो आप घबराइए नहीं, इससे इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, मैं आपको बता दिया हूँ, ये भी बहुत है। जैसे ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, तो खरीफ फसल हो गया, रबी फसल हो गया, गर्मा या जायद, दोनों एक ही का नाम है, गर्मा फसल या जायद फसल। तो आप ऊपर ही कराए, खरीफ फसल किसे कहते हैं, रबी फसल किसे कहते हैं, गर्मा फसल किसे कहते हैं। तो आप उसका इसमें लिख दीजिएगा पूरा। ये नहीं जो मैं इसको ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण किया हूँ, तो आप सीधे ये तीनों ऑप्शन लिख देंगे। 5 मार्क का क्वेश्चन है, कम से कम 2 पेज, 1 पेज पूरा भरना पड़ता है।
तो ऐसा नहीं लिखेगा और सिर्फ ऋतुओं के आधार पर तीनों को है, खरीफ है, रबी है, गर्मा जायद है। या और ये दूसरा हो गया है जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, जैसे एक वर्षीय फसल हो गया, द्विवर्षीय फसल हो गया, बहुवर्षीय फसल हो गया। तो अब इसको अब एक वर्षीय फसल किसे कहते हैं, द्विवर्षीय फसल किसे कहते हैं, बहुवर्षीय फसल किसे कहते हैं, और इसमें कौन कौन से फसल आते हैं वो भी लिखना पड़ेगा। तब आपको जाके 5 नंबर मिलेगा। ऐसे नहीं जे सिर्फ लिख कर दूगो एग्जाम्पल लिख दे, दूगो आधार पर वर्गीकरण हुआ है वो लिख दिए और और उसको फसल के प्रकार लिखे, तो ऐसा नहीं होगा। अब इसका एग्जाम, इसका पूरा डिफिनेशन भी लिखना होगा, एक वर्षीय फसल, द्विवर्षीय फसल और बहुवर्षीय फसल का, और यहाँ पे खरीफ, रबी और गर्मा फसल का। तो चलिए, नमस्कार। तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया और कल अगला चैप्टर पर, अगला चैप्टर क्या आने वाला है। अगला चैप्टर देखिए क्या है, देख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ अगला चैप्टर क्या है। अगला चैप्टर है दो चैप्टर जो है वो फसलों की खेती है। तो अच्छे से इसको भी जानेंगे अगले क्लास में। तो अगले क्लास में फिर से आप आ जाइएगा। ज़्यादा देर का वो भी क्लास नहीं होगा, मात्र आधा घंटा या उससे कम का ही क्लास होगा। तो आप ध्यान से पढ़िए। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा, मेरी कंटेंट अच्छा लगा हो और कंटेंट समझ में आया हो, अगर टॉपिक समझ में आया हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आपके सब्सक्राइब से ही मैं आगे और भी ज़्यादा उत्साह से पढ़ाऊँगा। जैसे इतने देर मेहनत कर रहा हूँ तो और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए कंटेंट बनाऊँगा। तो चलिए, रहने देते हैं यहीं पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद।